नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर जारी रहेगा धामी का बुलडोजर एक्शन। अब नदी नालों के किनारे अवैध अतिक्रमण पर गरजेगा बुलडोजर। ऋषिकेश में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ महापंचायत करने वालों में से 2 लोगों के खिलाफ पुलिस में तहरीर। भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का लगाया आरोप। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में लगातार उमड़ रहा आस्था का सैलाब। केदारनाथ में यात्रियों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली हुए रवाना। नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे। वहीं 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। खटीमा में शारदा नदी में गिरी कार, 3 बच्चों समेत 5 की मौत। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। वन भूमि पर अतिक्रमण के बाद अब नदी नालों के किनारे अवैध रूप से हुए अतिक्रमण पर भी कार्रवाई होने वाली है। इसके लिए वन विभाग ने चिन्हीकरण भी कर लिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि किसी को भी परेशान करना हमारा मकसद नहीं है। जो अवैध है उसे ही ध्वस्त किया जाएगा। अतिक्रमण को लेकर हमने कुछ गाइडलाइन तय की हुई है और मुख्य सचिव को मैंने आज ही उनको कहा है कि इस पर ठीक प्रकार से व्यवस्था बनाएं। ये किसी को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो लोग वन भूमि पर अभी पिछले कुछ सालों पर काबिज हुए हैं या धार्मिक आड़ में जिन्होंने कुछ धार्मिक प्रतीक खड़े कर लिए हैं और उन सभी को हटाना, अतिक्रमण की जद में आने वाले और जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उनका वेरिफिकेशन करना और उनकी ठीक प्रकार से जांच करना और उसको हटाना, ये हमारा काम है। इसमें कहीं किसी को परेशान करना, जो गोठ हैं, खत्ते हैं या जो बरसों से अध्यासित हैं, वन पंचायतों पर अध्यासित हैं, ऐसे लोगों को परेशान करना कतई भी हमारा उद्देश्य नहीं है। और जो भी इस प्रकार की गतिविधियों को करेंगे निश्चित रूप से उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और सभी को कह दिया गया है कि किसी को कोई परेशानी। अब खबर केदारनाथ से है, जहां यात्रियों के रात्रि विश्राम के लिए हजारों की संख्या में टेंट लगे हुए हैं। सोशल मीडिया में लगातार इस बात को उठाया जा रहा था कि केदारनाथ में भाजपा कार्यकर्ताओं के सबसे ज्यादा टेंट लगे हुए हैं। इस पर स्थानीय विधायक शैला रानी रावत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस नहीं होना चाहिए। किसी के 10 लग गए, किसी के 2 भी नहीं लग पाए, लेकिन हम उसमें भी प्लान कर रहे हैं। सबके लगने चाहिए, भाजपा नहीं है इसमें। बेरोजगारी और नवयुवक बेरोजगार हमारे सामने, भाजपा कांग्रेस कुछ नहीं है। अब जो लगा सकता है लगाए, हमने तो ये कहा। और किस ढंग से हम लगा रहे हैं हम ही जानते हैं। भाजपा का कोई मतलब ही नहीं। मेरा जो बेरोजगार नवयुवक है वो हमारा है, वो पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र का है और मैं चाहती हूँ उसको रोजी रोटी मिले। और ये तो बोलते रहते हैं लोग, अगर वहाँ पे सर्वे की जाए तो भाजपा से ज़्यादा और लोग होंगे। और जब भाजपा ही का परचम है तो भाजपा के लोग भी होंगे। लेकिन मैं हर नवयुवक को, बेरोजगार को चाहती हूँ कि उसको रोजी रोटी मिले। सबके लिए है। ये भारत का स्तंभ है भाई हमारा केदार बाबा, और रोजगार के सबको खोलना चाहिए। वहाँ भी यही हो रहा है कि 4-4 घोड़े ले लिए, 6-6 ले लिए। एक सीमा होनी चाहिए हर चीज़ में, तो ताकि सबको मिले। जब हम वहाँ के ये जो बंजारे आते हैं इनके घोड़े लगा सकते हैं, तो टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी हम सब एक हैं, सबका होना चाहिए। अब खबर अवैध खनन से जुड़ी है, जहां खानपुर और लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन पर हल्ला बोलते हुए विधायक खानपुर उमेश कुमार ने मोर्चा खोल दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां बालावाली क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि बीच गंगा में खनन करने के लिए पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि प्रशासन के नाक के नीचे इतना भारी भरकम सिस्टम यहाँ लगाया गया है और प्रशासन को खबर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे साफ जाहिर है कि इसमें अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। विधायक उमेश कुमार ने जब शुक्रवार को अपनी टीम के साथ अवैध खनन वाले इलाकों में छापेमारी की तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। गंगा के बीच में यहां पनडुब्बी से खनन किया जा रहा है, जिसके लिए भारी भरकम सिस्टम यहां खड़ा किया गया है। आपको बता दें कि अवैध खनन के डंपरों की टक्कर से बीते 3 दिनों के भीतर इस क्षेत्र में 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 मासूम भी शामिल हैं। मेरा सभी खानपुर के निवासियों से अनुरोध है कि मैं इस समय बालावाली के गंगा तटबंध के किनारे हूं और यहां पर हमने एक पनडुब्बी पकड़ी है। ये पनडुब्बी अवैध खनन का माध्यम बनी हुई है। सरेआम गंगा का सीना चीरकर यहां पर अवैध खनन हो रहा है। खानपुर विधानसभा में और लक्सर विधानसभा में लगातार 3 दिन बड़ी घटनाएं हुई। 3 युवक
निर्मम तरीके से उनकी हत्या कहूंगा, मैं घटना नहीं कहूंगा, जिस तरह अवैध खनन के डंपर ने उनको कुचल दिया। इसके अलावा लक्सर में 2 बच्चों की, मासूम बच्चों की मौत हुई और एक शर्मा जी की भी मौत हुई। बहुत ही दुखद घटना थी। मैं आपको दिखाता हूं, आप गौर से इधर देखिए, ये सामने पनडुब्बी लगाई हुई है। अब खबर चंपावत विधानसभा से है, जहां उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह अपने तय दौरे पर मुख्यमंत्री धामी की विधानसभा क्षेत्र चंपावत पहुंचे। सर्किट हाउस हेलीपैड पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने कार्यक्रम के पहले चरण में राज्यपाल घने जंगलों के बीच बनी स्वामी विवेकानंद की तपस्थली लोहा घाट के अद्वैत मायावती आश्रम पहुंचे, जहां आश्रम के प्रबंधन द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। राज्यपाल ने जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद रहते थे वहाँ ध्यान किया और इसके अलावा संग्रहालय को भी देखा। आश्रम के स्वामी से आश्रम के इतिहास और स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि उन्होंने यहाँ की खूबसूरती की सराहना करते हुए कहा कि यह स्थान अध्यात्म का स्वर्ग है। यहाँ से दिखने वाली हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं अद्भुत है। राज्यपाल ने कहा कि वो एक बार सब परिवार मायावती आश्रम आएंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली में आकर वो धन्य हो गए। इतनी सुंदर जगह है जहाँ पर आपको ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ओम की शक्ति, अद्वैत का क्या है समझने के लिए ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहूँगा कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए। उन्होंने खुद यहाँ पर ध्यान किया और जब मैं दोनों ही स्थान पे गया, जो ऊपर वाला स्थान जहाँ 6 दिन रहे और नीचे वाला जहाँ 9 दिन रहे, उनमें एक चमत्कार दिखाई देता है। उस जगह के अंदर में आप खुद जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके मस्तिष्क में कोई भी सोच नहीं आएगी। You can really enjoy the meditation in the purest form of it. मुझे बहुत खुशी है कि मैं जब यंग ऑफिसर था, कैप्टन था, तो मैंने उस वक्त में विवेकानंद जी की 9 वॉल्यूम पढ़ी थी। आज स्वामी जी ने मेरे को फिर दोबारा से 9 वॉल्यूम दी है और मैं उसको दोबारा से अध्ययन करूँगा। अगर इस जगह का सचमुच ही लुत्फ लेना है तो कम से कम 3 दिन इधर में आना जरूरी है। 3 दिन आकर एकदम अपनी आत्मा को स्वच्छ, प्रफुल्ल और ये समझने की कि हमारा ब्रह्मांड के साथ में क्या कनेक्शन है। मैं यहाँ के पूरे स्वामीगण से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में शुक्रवार सुबह शॉर्ट सर्किट होने से अमूल स्टोर में आग लग गई। आपको बता दें कि देहरादून जीएमएस रोड इंजीनियर्स इनक्लेव में अमूल स्टोर में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया। तब तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया था। आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी चिन्याली सौड़ के मल्ली गांव में गुलदार के आतंक से दहशत का माहौल है। गुलदार ने एक व्यक्ति चंद्रमणि पर हमला कर उसे घायल कर दिया। जैसे तैसे लोगों ने शोर मचाकर गुलदार को भगाया। घायल व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़ में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि कई पहाड़ी इलाकों में गुलदार लगातार इंसानों पर हमलावर हो रहा है। अब खबर चमोली जिले के गोपेश्वर से है, जहां माई लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन के तहत गोपेश्वर में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में छात्र छात्राओं के साथ पर्यावरण संरक्षण, जंगलों को आग से बचाने और पर्यावरण संवर्धन से संबंधित अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संवाद स्थापित किया गया। आपको बता दें केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के डीएफओ इंदर सिंह और रामचंद्र भट्ट विद्या मंदिर स्कूल के छात्रों के साथ ये कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के डीएफओ इंदर सिंह नेगी द्वारा डिजिटल मीडिया के माध्यम से छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की विस्तृत जानकारी दी गई। डिप्टी रेंजर डीएस खाती के नेतृत्व में छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। इस अवसर पर समाज सेवी, पर्यावरणविद और डाली लोगोला जीवन बचोला मिशन के तहत कार्य कर रहे सुधीर तिवारी, शांति प्रसाद नौटियाल, रामचंद्र भट्ट विद्या मंदिर के शिक्षक गजेंद्र सिंह पवार आदि लोग मौजूद रहे। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां भारी बारिश के कारण थल पिथौरागढ़ रोड के मसमोली में पेड़ गिरने से रोड ब्लॉक हो गई, जिसमें काफी गाड़ियां जाम में फंस गई। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी के जेई, एई और एक्शन को कई बार फोन करने पर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं दर्जनों वाहन कई घंटे तक यहां फंसे रहे। फिर फंसे हुए यात्रियों ने नजदीकी गाँव जाकर कुल्हाड़ी लाकर पेड़ को काटा और वाहनों को पास किया, लेकिन इसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुँच पाया।
देहरादून के एक निजी होटल में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा विधानसभा मसूरी के अंतर्गत आ रहे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से कार्य समिति की बैठक की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार के 9 साल पूरा होने के बाद होने वाले जनसंपर्क अभियान को लेकर रहा। इसके अंतर्गत किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कार्य किए गए हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाया जाए, इस पर भी मंथन किया गया। आपको बता दें कि भाजपा सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान पूरे देश भर में चलाया जाएगा। इसी के तहत पार्टी के सभी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट चुके हैं। वहीं किस तरह से इस जनसंपर्क अभियान को सफल बनाया जाएगा, इस पर भी लगातार मंथन जारी है। विश्व के नंबर 1 नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। 30 मई को 9 साल पूरे होंगे और 30 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलने का निर्णय पार्टी ने लिया है, जिसमें हम बूथ स्तर के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर मोदी सरकार के कल्याणकारी कार्य जो हुए हैं उनकी जानकारी जनता को देंगे। जो धामी सरकार के कार्यकाल में काम हुए हैं उनकी जनता को जानकारी देंगे। उन सारे विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है, क्योंकि मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे शौचालय निर्माण हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे 1 अरब 25 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात हो, सारे काम गरीबों के लिए किए हैं। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने धर्मांतरण कानून बनाकर, सख्त नकल कानून बनाकर अंत्योदय की जो बहनें हैं उनको 1,61,000 बहनों को फ्री सिलेंडर देकर, हमारी दिव्यांग विधवा पेंशन को सबसे ज़्यादा बढ़ाकर और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मिलट्स के लिए अलग से बजट बनाकर, पॉली हाउस के लिए 300 करोड़ देकर जो नए आयाम स्थापित किए हैं, इन सब बंधुओं को लेकर हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलती है तो हम सेवा करते हैं और कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो दलाली होती है। आज 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल में किसी भी मंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री पर कोई आरोप नहीं है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में हर दूसरे महीने कोई ना कोई मंत्री जेल के अंदर होता था। और वैसे ही पारदर्शी सरकार ईश्वर सिंह धामी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर चल रही है। इन सब बिंदुओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। इस पर आज विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई है, रूपरेखा बनाई गई है और जन जन तक हम पहुँचेंगे। अब खबर रामनगर से है, जहां शुक्रवार को भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी के नेतृत्व में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर रामनगर वन प्रभाग के अधिकारियों के खिलाफ कोतवाल अरुण कुमार सैनी को तहरीर सौंपते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने बताया कि वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कई स्थानों पर बिना हस्ताक्षर और बिना पत्रांक के नोटिस छपवाकर भय का वातावरण बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों द्वारा सरकार की छवि भी धूमिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि जो नोटिस बिना हस्ताक्षर के चस्पा किए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसे में दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात कर ऐसे अधिकारियों को निलंबित करने की मांग भी करेंगे। मुकदमा दर्ज न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन करने की बात भी कही है। देखिए, कोतवाली आज हमने ज्ञापन दिया जो रामनगर में भय का वातावरण जो पैदा किया जा रहा है, और इसमें जो मुख्य भूमिका रामनगर वन प्रभाग द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं जो कि बिल्कुल फर्जी हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। उसमें ना किसी के साइन है, ना उसमें कोई पत्रांक नंबर डला हुआ है। बिना साइन के, बिना पत्रांक के, बिना सक्षम अधिकारी के ये नोटिस कैसे दिए गए, इसको लेकर हमने आज रामनगर कोतवाली में FIR दर्ज कराई है और हमने मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। और गर्जा मंदिर को, जिन्होंने ये अफवाह फैलाई है गर्जा मंदिर के नाम पर कि वहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया है, उसको लेकर भी हमने इसमें शिकायत की है। और आंदोलन के नाम पर यहाँ पर अवैध वसूली भी गरीब जनता से की गई है। लोगों ने माइक से मांग की गई है कि हमें जो है पैसा दो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल आज रामनगर में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर पहुँचा हुआ है। यदि पुलिस मामले में
FIR दर्ज नहीं करती है तो क्या कार्रवाई होगी? इसमें शासन प्रशासन पूरी तैयारी है और इसकी मुझे पूरी उम्मीद है अभी से ये इसकी जांच करेंगे और इसमें कार्रवाई होगी और जो दोषी अधिकारी होगा वो सस्पेंड भी होगा इसमें। भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी के नेतृत्व में कुछ लोग आए हैं थाने में, उन्होंने एक तहरीर दी है जिनमें वन प्रभाग द्वारा जो नोटिस अतिक्रमण के लिए दिए गए हैं और उनके संबंध में और गर्जिया मंदिर के को हटाने को लेकर जो अफवाह फैलाने के संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर का अवलोकन किया जाएगा और जांच के बाद इसमें हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अब एक दुखद खबर है खटीमा से, जहां खटीमा के लोहिया हेड पावर चैनल के करीब शारदा नहर में इनोवा कार गिर गई। इनोवा कार के शारदा नहर में डूबने से हुई दुर्घटना में कार चालक सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला द्रौपदी, उसकी बेटी, भाई के 2 बच्चे और कार चालक मृतकों में शामिल है। मृतका द्रौपदी देवी यहाँ लोहिया हेड पावर हाउस में कार्यरत थी। वहीं बीते देर शाम चकरपुर अंजनीय निवासी अपने भाई मोहन चंद के घर से अपने भाई के 2 बच्चों को लेकर अपने लोहिया हेड स्थित घर को शारदा नहर मार्ग से होकर कार के माध्यम से लौट रही थी। मृतका के घर न पहुंचने पर उसके भाई ने जब फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आया। उसके बाद मृतका के भाई मोहन चंद ने अपनी पत्नी के साथ स्कूटी में सवार होकर खोजबीन शुरू की, जिस पर उसे कार लोहिया हेड पावर चैनल के पास शारदा नहर नदी में दिखाई दी। मृतका के भाई ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर गोताखोरों के माध्यम से कार में सवार सभी 5 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन पुलिस द्वारा कार से 5 लोगों को बाहर निकाले जाने पर उनकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद खटीमा के नागरिक चिकित्सालय में सभी मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया। सीलबंद अवस्था में 500 पुलिस के द्वारा मुझे प्राप्त हुए और जिसमें से एक पुरुष, एक महिला, 2 बच्चियां और एक बच्चा था और 5 की मौत जो है वो पानी में डूबने से हुई है। ये बेसिकली बहुत ही एक दुख भरी घटना है। इसमें जो है रात को 11:30 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि एक वाहन जो है वो नहर में गिर गया है, तो इसमें हम लोगों ने स्थानीय लोगों की मदद से इसमें रेस्क्यू किया और जो इसमें 5 लोग जो हताहत हुए थे उनको हम लोग जब हॉस्पिटल लेकर के गए तो वहाँ पर उनको हम सेव नहीं कर पाए और इसमें 5 लोगों की मृत्यु होने की अभी तक पुष्टि हुई है और बाकी हम लोग घटना के कारण की जाँच कर रहे हैं कि क्या उसमें घटना के कारण हो सकते हैं। CCTV फुटेज भी हम लोगों ने देखे हैं और इसमें जो भी तथ्य आते हैं जांच के दौरान प्रकाश में उसमें कार्रवाई की जाएगी और बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ये कल रात लगभग 11 साढ़े 11 के बजे लोहिया हेड रोड में जो हमारी नहर जाती है उसमें एक इनोवा का एक्सीडेंट हुआ और वो जाके नहर में गिर गई और उसमें लगभग 11 साढ़े 11 का मामला। इसमें 5 लोग जो सवार थे मैं ड्राइवर के, उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। इनको रात्रि में हम यहाँ पर हॉस्पिटल में लेके हमें इनको मृत घोषित किया गया। आज इनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है और जो डेड बॉडी है परिजनों को सुपुर्द। पहचान हो गई है इनमें। इसमें एक तो हैं मोहन सिंह धामी जी हैं, नगला तराई के रहने वाले, जो ड्राइवर भी थे, 40 वर्ष के हैं। दुर्गा द्रौपदी हैं, वो भी 40 वर्ष की हैं, ये निवासी हैं लोहिया हेड रोड की। और ज्योति हैं, ये 12 वर्ष की हैं, ये भी लोहिया हेड रोड जो हमारा वहाँ पर वो है गेस्ट हाउस वहाँ की हैं। दीपिका है जो कि 8 वर्ष की है, ये अंजनिया की निवासी हैं। और सोनू है जो कि 5 वर्ष का है, ये भी अंजनिया चक्रपुर का निवासी है। फिर क्या कहेंगे इसका विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया हमें ये लग रहा है कि मानवीय भूल के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उस समय ना तो कोई वहाँ पर ट्रैफिक चलता है, वो सुनसान इलाका है, तो लगता है कि गाड़ी शायद ओवर स्पीड में रही होगी और कुछ ब्रेक फेल या कुछ ऐसा कुछ घटना हुई होगी, लेकिन ज़्यादा इसमें लग रहा है कि उस मानवीय भूल के कारण इसमें एक्सीडेंट हुआ। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून से भारत एक्सप्रेस को पीएम की वर्चुअल हरी झंडी मिलने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा ट्रेन के अंदर आकर हर्रावाला रेलवे स्टेशन से रेल यात्रियों से मुलाकात की गई। वहीं डोईवाला रेलवे स्टेशन पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में लोगों के भारी हुजूम ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं हरिद्वार पहुंचने पर भी बीजेपी दिग्गजों द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पुष्प वर्षा की गई। आपको बता देंगे देहरादून से लेकर रुड़की रेलवे स्टेशन तक अंदर बैठे रेल यात्रियों में दिवाली और पिकनिक जैसा नजारा देखने को मिला। राज्य के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल द्वारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया गया। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन बतौर मैनेजर नितिक पारिक ने देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार इसके संचालन को लेकर अपना सौभाग्य जताया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के रेल मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज हमको एक नई सौगात मिली है और पूरे उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि अब उत्तराखंड को एक नई सौगात हमने दी।
मैं बहुत उत्साहित हूं कि उत्तराखंड जन्म देवभूमि के अंदर मुझे वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने का, ऑपरेट करने का मौका दिया जा रहा है। मैं माननीय श्री रेल हमारे मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस गवर्नमेंट ट्रेन को यहां से ऑपरेट किया। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सौगात है और एक ये भारत में रेलवे रेवोल्यूशन, रेलवे क्रांति का एक दौर चल रहा है और हमारी ट्रेन भी विश्व स्तरीय हो रही है। उसी कड़ी में आज उत्तराखंड को भी सौगात मिली, जिससे ये पर्यटन के क्षेत्र में और मिडिल क्लास को बहुत बड़ी सहायक क्षेत्र। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में गुरुवार को सिंचाई विभाग की नहरों और गुलों पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सिंचाई विभाग द्वारा अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान एसडीएम गौरव चटवाल, तहसीलदार विपिन चंद पंत और कोतवाल अरुण कुमार सैनी के अलावा कई लोग मौजूद रहे। अतिक्रमण के संबंध में जानकारी देते हुए सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता तरुण कुमार बंसल ने बताया कि इस क्षेत्र में विभाग की टीम द्वारा 76 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। बुलरघट्टी क्षेत्र में जो है अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग चिन्हित किए हैं और क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? वही तो मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्ट एक मिनट रुक जाओ जरा, एक मिनट रुक जाओ, मैं बुला रहा हूँ। सर यहाँ पे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है सिंचाई विभाग के द्वारा। क्या पूरा कितने लोग चिन्हित किए हैं और किस तरह की कार्रवाई? देखिए, चिन्हीकरण का कार्य चल रहा है और अभी तक हमने 76 स्थान चिन्हीकरण करे हैं, जिसमें थोड़ी बहुत दीवारें भी हैं, पुलिया हैं, मकान भी हैं, तो उनका ध्वस्तीकरण का कार्य। भाजपा के तेज तर्रार नेता और विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने क्षेत्र में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है, जिसके चलते उन्होंने मामले में उच्च स्तर पर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल पछवा दून क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से अलग अलग 3 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिन्हें लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें पीड़िताओं की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है, जिसको लेकर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार लव जिहाद जैसे मामले आ रहे हैं, जिससे साफ है कि एक सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र रचाकर हिंदू युवतियों और महिलाओं को शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामने आए प्रकरण का कनेक्शन केरल से जुड़ रहा है, जिसमें केरल स्टोरी जैसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं उन्होंने ये भी आशंका जाहिर की कि कुछ लोगों के तार केरल और ISI से भी जुड़े हो सकते हैं, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने इन मामलों को लेकर फोन पर DIG से वार्ता कर इन मामलों में कठोर कार्रवाई किए जाने की भी बात कही। ये बाकायदा पिछले एक हफ्ते में 3 घटनाएं सामने आई। सहसपुर विधानसभा में यहाँ पर एक हमारा सभा वाला में वो घटना, वहां पे उस लड़की ने जो बयान किए वो अपने आप में पर्याप्त है बताने की। एक यहाँ पर बाड़वाला में गोरखाली समुदाय की एक लड़की का, उसको भी इसी प्रकार से ट्रैप में फंसाया गया। और कल सहसपुर विधानसभा में ही एक कोटड़ा गांव में वहां की एक महिला को भी ये इसी प्रकार से एक ट्रैप में फंसाया गया। और जब उनको राउंड अप कराया, कल उनकी गिरफ्तारी कराई विकासनगर में, तो जो व्यक्ति इसमें मुख्य आरोपी हैं उसका केरल से गहरा कनेक्शन है। उसका लगातार केरल आना जाना था। 2 दिन बाद भी वो केरल जाने वाला था। इस महिला को उसने अपनी जात, धर्म और नाम बदल करके फंसाने का, ट्रैप में फंसाने का काम किया और बाकायदा उसकी अश्लील तस्वीरें, अश्लील वीडियो बनाने का काम किया और फिर उसका शोषण ठीक उसी प्रकार से जैसे केरल स्टोरी के अंदर दिखाया गया, उसी प्रकार से उसका शोषण करना और उसको रेडिकलाइज करने का प्रयास किया। लिहाजा मैंने पुलिस को बहुत सख्त हिदायत दी है कि ना केवल उनको जो सीधे तौर पर इस षड्यंत्र में, इस गुनाह में सम्मिलित है, ना केवल उनको, बल्कि जिन घरों ने, जिन लोगों ने अपने घरों में इनको शेल्टर दिया, संरक्षण दिया, इनकी पैरवी की, इनकी मदद करते थे, उनकी भी सबकी छानबीन करके सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और एक बात मैं और कह रहा हूं, इस क्षेत्र में जो कोई भी पुलिस प्रशासन का अधिकारी के बारे में ये जानकारी सामने आएगी कि उन्होंने इन घटनाओं को हल्के में लिया, उस पे
अपेक्षित कठोर कार्रवाई नहीं की, उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी सख्ती से कदम उठाया जाएगा, उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कीमत पर यहां पे यह घृणित धर्मांतरण का प्रयास, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को ट्रैप में फंसा करके उनका इस प्रकार से शोषण, यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए 3 दिन से मैं इन घटनाओं को सबको क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। कल रात को एक कार्रवाई हो जाने के बाद आज मैं खुद मीडिया के सामने आया हूं और बेसिक इंफॉर्मेशन जुटाने के बाद आया। अभी पुलिस को हम समय दे रहे हैं कि जितने लोगों का इसमें दूर दूर तक भी लेस मात्र भी जिनका इसमें संबंध है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करें। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।